हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग लिपिड प्रोफाइल संबंधित प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पढ़ेंगे। तो लिपिड प्रोफाइल मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्या क्या पैरामीटर उसके अंदर में आते हैं और जनरली लिपिड प्रोफाइल हम लोग को फास्टिंग स्टेज में करना चाहिए। कम से कम 10 से 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। तो आज हम लोग उसी के संबंधित आज केस बेस्ड स्टडी देखेंगे। एक प्रॉब्लम बेस्ड होगा और उसी को हम लोग एक कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जहां लिपिड प्रोफाइल को यूज करके कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ एक केस स्टडी होगा छोटा जो हम लोग उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो पहला अगर हम देखें तो पहला हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, फर्स्ट रिलेटेड टू लिपिड प्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट एलडीएल कोलेस्टेरॉल बाय यूजिंग following fasting lipid profile डेटा। तो हमारे पास एक लिपिड प्रोफाइल का डेटा है, उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमें कैलकुलेट करना है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड प्रोफाइल का ही हिस्सा है, बाकी सब हमारे पास डेटा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हमको कैलकुलेट करके देना है। तो डेटा क्या क्या है हमारे पास? तो पहला सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल वो है हमारा 300 मिलीग्राम पर डीएल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है 25 मिलीग्राम पर डीएल। ट्राइग्लिसराइड जो है दैट इज 150 mg पर डीएल। अब इस डेटा को यूज करके हमें क्या निकालना है? एलडीएल कोलेस्टेरॉल। ओके, ये निकालना है। ये क्या होगा? तो जैसे आपको मालूम है कि टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इट इज बेसिकली ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है हमारा सीरम के अंदर, दैट इज सम ऑफ किसी का जोड़ है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल का। तो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल अभी तो आपको मिला नहीं है, तो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल पहले हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? ये ट्राइग्लिसराइड को यूज करके। याद रखिएगा, ये ट्राइग्लिसराइड से ही हम लोग को वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वीएलडीएल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 1/5 होता है। जो टीजी, जितना भी टीजी प्रेजेंट होता है वीएलडीएल के अंदर, उसका 1/5 जो होता है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है 1/5 टीजी का। तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्टेरॉल निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला होगा? Tg/5। तो वीएलडीएल के अंदर जितना भी ट्राइग्लिसराइड है उसका 1/5 वॉल्यूम आपका क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल है। तो आपका 1/5 वहां पे टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा। तो 150/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 mg पर डीएल। तो वीएलडीएल कितना हो गया? वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल 30 मिलीग्राम पर डीएल। तो हम लोग टीजी से ही निकाले। अब हमारे पास क्या क्या डेटा आ गया? हमारे पास सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल आ गया है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आ गया, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। अब हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वन फॉर्मूला जिसको फ्रीडवाल्ड इक्वेशन बोला जाता है। तो कैसे निकालेंगे? फ्रीडवाल्ड इक्वेशन जो है हमारा कैसे काम करता है? तो फ्रीडवाल्ड इक्वेशन आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे फ्रीडवाल्ड इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। अब जैसे फ्रीडवाल्ड इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या निकलेगा? अब जबको मालूम है आपको कि टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल सम होता है किसका? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्लस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों का जोड़ होता है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमें मालूम है 300 mg पर डीएल है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं मालूम है, ये निकालना है। ओके, ये हमें नहीं मालूम है। वीएलडीएल अभी हमने निकाला, कितना है? 30। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होगा? जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो कितना है? 25 mg पर डीएल। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहां से हम लोग ये वेरिएबल जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको हम निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हमको बाकी सब डेटा मालूम है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? ये फ्रीडवाल्ड इक्वेशन से हम लोग निकाल रहे हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? ये 300 को माइनस कर देंगे किसमें?
55 में 30 प्लस 25 कितना हो गया 55। तो 300 माइनस 55, तो 300 माइनस 55 कितना हो जाएगा आपका 300 में 55 घटाना, 300 में 50 घटा देंगे तो कितना होता है 250, और उसमें और 5 घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 245 mg/dl। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना हो जाएगा हमारा 245 mg/dl। और ये हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसी माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला है जिससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकाला जा सकता है। तो फ्रीडवर्ड इक्वेशन यूज होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए। इसका लिमिटेशन एक ही है कि जब भी टीजी का लेवल 400 या 400 के ऊपर है किसी का लिपिड प्रोफाइल में, तो उसमें ये इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। सिंस यहाँ पे 150 mg/dl टीजी था, तो हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रीडवर्ड इक्वेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ये हो गया। दूसरा हम लोग अब केस बेस्ड लर्निंग पे जाएंगे। थोड़ा सा छोटा सा केस स्टडी है, उससे रिलेटेड मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखूंगा जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए यंग लेडी was brought to emergency with complaint of severe abdominal pain. Blood drawn showed plasma with milky appearance. One significant finding which came on doing lipid profile of the patient was TG came to अराउंड 2000 mg/dl। तो जो ट्राइग्लिसराइड था वो 2000 mg/dl था। तो वन यंग लेडी, उसको सुबह में 5 AM लेके आया गया इमरजेंसी में, और टू इमरजेंसी अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग विद द कंप्लेंट ऑफ, क्या कंप्लेंट था, सीवियर एब्डोमिनल पेन। और जब ब्लड उसका निकाला गया और उसको ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट किया गया, तो प्लाज्मा उसका मिल्की था, मिल्की अपीयरेंस, मिल्की कलर का प्लाज्मा नजर आ रहा था। और साथ ही साथ जब लिपिड प्रोफाइल में जांच किया गया तो ट्राइग्लिसराइड जो था उसका टीजी का लेवल 2000 mg/dl था। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, which lipoprotein is responsible for the milky appearance of plasma? तो पहला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है पहला क्वेश्चन, which lipoprotein is responsible for milky appearance of plasma in दिस पेशेंट? तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें, पहला ऑप्शन है एलडीएल, दूसरा ऑप्शन है आईडीएल, तीसरा ऑप्शन है एचडीएल, चौथा ऑप्शन है काइलो माइक्रोन्स। तो ये ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिल्की अपीयरेंस क्यों नजर आ रहा था, मिल्की अपीयरेंस प्लाज्मा का क्यों इस पेशेंट में नजर आ रहा था, और ये किसकी वजह से हुआ? सो द करेक्ट आंसर इज काइलोमाइक्रोन्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि काइलोमाइक्रोन्स जो होता है वो मेन लाइपोप्रोटीन है जो क्या कैरी करता है, एक्सोजीनस लिपिड, जो बाहर से हम लोग फैट खाते हैं उसको कैरी करने वाला आपका इंटेस्टाइन से हमारा पेरिफेरल टिश्यूज में पहुंचाने वाला कौन है? काइलोमाइक्रोन्स। तो क्या होता है कि काइलोमाइक्रोन्स का इस पेशेंट में ये दिखा रहा है कि टीजी बढ़ा हुआ है, 2000 के करीब टीजी है, 2000 mg/dl। तो काइलोमाइक्रोन्स सही से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है। और ये काइलोमाइक्रोन्स जो होता है उसमें क्या ज्यादा मात्रा में होता है?
ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्यादा है, उसके बॉडी के अंदर ये काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, पेरिफेरल टिश्यूज काइलोमाइक्रॉन्स को नहीं ले पा रहे हैं, तो टीजी का लेवल बढ़ गया है, काइलोमाइक्रॉन्स का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर ही वो टीजी है। तो उस वजह से ये टीजी काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर ज्यादा मात्रा में रहने की वजह से ये मिल्की अपीयरेंस होता है ना, मिल्की अपीयरेंस देता है। बाकी जो ऑप्शन है एलडीएल, आईडीएल और एचडीएल, दे हैव हाई कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज्यादा मात्रा में होता है, इनमें टीजी की मात्रा काफी कम होती है, तो इस वजह से वो मिल्की अपीयरेंस नहीं दे सकते प्लाज्मा को। तो ये सब ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, काइलोमाइक्रॉन्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मिल्की अपीयरेंस प्लाज्मा का मेनली काइलोमाइक्रॉन्स की वजह से भी आता है। VLDL भी करेक्ट आंसर नहीं, अगर ऑप्शन यहाँ पे VLDL भी होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन। ऑल्दो VLDL कैरी TG बट इट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर मिल्की अपीयरेंस ऑफ प्लाज्मा। मेन मिल्की अपीयरेंस क्यों होता है, काइलोमाइक्रॉन्स की वजह से। और काइलोमाइक्रॉन्स एक्सोजीनस लिपिड कैरी करता है इंटेस्टाइन से कहां, पेरिफेरल टिश्यूज में। तो अगर उसके मेटाबॉलिज्म में कहीं डिफेक्ट है और पेरिफेरल टिश्यूज में वो काइलोमाइक्रॉन्स टीजी को नहीं पहुंचा पा रहा है या टीजी डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, उस वजह से क्या होगा कि काइलोमाइक्रॉन्स का लेवल क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ये नजर आता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन और बन सकता है इससे कि which apoprotein is deficient in this patient। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है which apoprotein is deficient in this patient। ओके, अब एपोप्रोटीन कौन सा डिफिशिएंट हो सकता है इस केस में? ऑप्शंस है एपो A1, एपो बी 48, एपो C2 और चौथा ऑप्शन है एपो ई। ये हमारे ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि विच एपोप्रोटीन विल बी डिफिशिएंट। टीजी का लेवल बढ़ा हुआ है 2000, काइलोमाइक्रॉन्स बढ़ा हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है कि काइलोमाइक्रॉन्स ब्लड में जमा हो गया है। काइलोमाइक्रॉन्स जो है उसकी मात्रा ब्लड में जमा हो गई है। तो कुछ ऐसे फैक्टर जो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर टीजी को तोड़ते हैं वो डिफेक्टिव है। तो कौन सा यहाँ पे जो एपोप्रोटीन है जो टीजी को तोड़ने में काम आता है और पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर ले जाने देता है, दैट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम है वो कैपिलरी एंडोथेलियम पे पाया जाता है और उसको एक एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है ApoC2। तो ApoC2 एक्ट एज एन एक्टिवेटर ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर टीजी को तोड़ता है और पेरिफेरल टिश्यूज में पहुंचाता है, जैसे कि आपका मसल में पहुंचाएगा, एडिपोज टिश्यू के अंदर में पहुंचाएगा। तो ApoC2 की कमी होने की वजह से क्या होगा कि जो काइलोमाइक्रॉन्स जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और काइलोमाइक्रॉन्स मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और पेरिफेरल टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड जो होगा वो टूट नहीं पाएगा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और पेरिफेरल टिश्यूज में वो आपका जो टीजी है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से द करेक्ट आंसर वुड बी ApoC2, है ना। ApoA1 जो है दैट इज मेन एक्टिवेटर ऑफ HDL मेटाबॉलिज्म में काम आता है। एलकैट एंजाइम का एक्टिवेटर है जो HDL मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। ApoB48 जो है वो काइलोमाइक्रॉन्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल के अंदर बनता है, ApoB48। ApoC2 जैसे मैंने बताया लाइपोप्रोटीन लाइपेज का एक्टिवेटर है और ApoE क्या काम करता है, ये जो रेमिनेंट है काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट या आईडीएल को मेटाबोलाइज करने के लिए ApoE जो है लीवर के अंदर में ये इसका रिसेप्टर्स होता है ApoE का, वहां पे ये यूज होता है। लीवर इसको जो रेमिनेंट काइलोमाइक्रॉन्स है या आपका जो आईडीएल है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ApoE जो है वो लाइपोप्रोटीन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है जिसको रिकॉग्नाइज करता है लीवर। उसका रिसेप्टर जो है ApoE रिसेप्टर लीवर पे होता है और लीवर उसको अंदर लेता है। तो ये भी सही आंसर नहीं है। तो ये तीन आंसर करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, ApoC2। तो आपको समझ में आया होगा, ये केस बेस्ड लर्निंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित है
एंड आई विल पोस्टिंग मोर वीडियोस। अभी आगे और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं डालूंगा, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू।